बाद मैं मानसून सीज़न में रक्षाबंधन के दिनों में यहाँ पर आई हूँ। मैं समझती लास्ट था 89। क्यों मुझे वर्ष याद है, क्योंकि ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और सारे विश्व को एकता में बांधने के लिए दादी ने खास हम सबको निमंत्रण दिया था। विदेश जो आरसीज है और फिर भारत के भी जो मुख्य भाई और दादियाँ थी, तो उस समय ही अगस्त मास में रखा था प्रोग्राम। तो उस आधार पर ही फिर वो विश्व का प्रोग्राम चला था बहुत ही सुंदर ढंग से। और मुझे ये भी याद आता कि दादी जान की विदेश में होती थी बहुत करके मई मास से लेकर, परंतु जिस समय पट्टियों के दिन शुरू होते थे दादी बिल्कुल भागती थी, कहती थी कि बस अभी तो मुझे भारत जाना ही है। वहाँ पर विशेष ये मौसम होता है सेवा का, परंतु दादी कहती थी नहीं, मुझे पट्टियों में ज़रूर हाजिर होना है। उसमें खास भाइयों की पट्टियों के लिए खास दादी भाग के आती थी। तो मुझे भी संगठन देख करके समझ में आ रहा है कि क्यों दादी को इतना आकर्षण होता था। जो दूर से दादी उड़ के पहुँच जाती थी और उस समय तो अपने और भी बड़े भाई हाजिर होते थे जिनका आज यादगार भी मन में है, परंतु वो भी अपना और एडवांस पार्टी में पार्ट बजाने गए हैं। मैं सोच रही थी कि विदेश में जो मुख्य लोग हैं वो हमेशा ही हॉलिडे पर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कुछ दिन अपने नॉर्मल कारोबार से निकाल कर अपने लिए देना होता, तो वो तो हॉलिडे को दूसरे ढंग से मानते, परंतु परिवार का संग हो और साथ साथ फ्रीडम हो कुछ अपने नॉर्मल कारोबार से। और यहाँ पर बाबा ने बहुत सुंदर सिस्टम बना के रखी है बटियों की कि और सब कारोबार बहुत और है जो संभाल सकते हैं। वो जो बाबा के बच्चे हैं उन्हों को चांस मिले कि आकर के अपने लिए समय निकाल कर खुद को देखने का और खुद पुरुषार्थ करने का। क्योंकि नियमित अनुसार तो अमृत वेला मुरली सवेरे का टाइम तो होता ही है अपने लिए, परंतु जो दिन भर जितने भी आप सब बैठे हैं, मुझे मालूम है कि आप सब बाबा के कार्य में, वो खुद अपना लौकिक कार्य में भी बहुत ही व्यस्त रहते, परंतु उस बीच में फिर ये 3 दिन का विशेष मौका बनता, बस मैं और बाबा। बेशक संगठन है और संगठन की शक्ति से भी बहुत आगे प्रेरणा भी मिलती, शक्ति भी मिलती, पर मैं मानती हूँ कि जो यहाँ पर योग तपस्या रहेंगे वो वाइब्रेशंस विश्व तक भी पहुँचती हैं, क्योंकि जो एनर्जी मल्टीप्लाई होती है उसका तो और ही प्रभाव पड़ता। तो न केवल अपने लिए आप आए हैं, परंतु विश्व की सेवा अर्थ भी आपके वाइब्रेशंस बहुत अच्छी तरह से सहयोग देंगे। तो उसमें टाइम टेबल तो सवेरे का तो फिक्स है, परंतु दिन भर जो ये एक्स्ट्रा टाइम आप लेकर के आए हैं, और मधुबन निवासी भी बहुत कारोबार संभालने वाले बैठे हैं, तो वो जो दिन का भी टाइम है वो भी आप समय दे रहे हैं योग के लिए, तपस्या के लिए, गहरी बातों पर विचार करने के लिए, वो भी एक बहुत ही आवश्यक है। मैं सोचती हूँ कि जब आजकल रिट्रीट्स विदेश में होते हैं, कई बारी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना 1 घंटा सिर्फ कुछ टाइम फिक्स रखो, जबकि आप अपने जो छोटा सा कारोबार का खिलौना है उसको देखें। हो सकता बाकी समय आप अपना जिस कार्य के लिए आए हैं वो लक्ष्य रख करके वो ही करें। टेलीफोन पर भी आप मैसेज दे दो, विल कॉन्टैक्ट यू on such and such a date, away for now। तो आपको, मुझे लगता है कि जो बुद्धि को फ्रीडम मिलेंगी थोड़ी देर,
उससे भी बहुत प्राप्ति होंगी, क्योंकि जो भी बात हम देखते हैं, पढ़ते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, तो ऑफ कोर्स ध्यान जो कोई भी बहुत आवश्यक बात होंगी आपको कैसे भी करके मैसेज पहुंचा देंगे। बाकी जो आम तौर पर मैसेजेस आते ही रहते हैं नॉन स्टॉप, वो तो न सिर्फ सारा दिन आता है, रात्रि को लेट नाइट तक भी आते हैं। तो आप अपने को उससे थोड़ा फ्री करके ये 3 दिन का बाबा के संग का सुख लेंगे तो बहुत अच्छी प्राप्ति अधिक हो सकती है। क्योंकि बट्ठी का मतलब ही है कि हम अपनी बुद्धि को इतना अटेंशन दें जो हम देख सके कि एक बाबा दूसरा न कोई। क्योंकि यदि हमें संपन्नता को प्राप्त करना है, अपने को भरपूर करना है, तो हाँ, निशानी दीदी ने ठीक बताई कि संपूर्णता की ओर जा रहे हैं तो देना ही होता है, देना ही होता। प्रबंधन लेवे कहाँ से? तो जितना जितना बुद्धि का योग एक के संग रहेगा, उतना आत्मा को बाबा भरपूर करते ही रहेंगे, अपनी संपन्नता की फीलिंग आती ही रहेंगे। संतुष्टता के लिए बाबा कई बार कहते हैं, बाबा की विशेषता ये है कि बाबा हर गुण को महत्व देते। कभी बाबा पवित्रता की बात कहेंगे, कभी बाबा अंतर्मुखता की बात कहेंगे, कभी बाबा नम्रता की बात कहेंगे। एक एक बात पर बाबा का पूरा अटेंशन होता, क्योंकि सर्वगुण संपन्न बनना है। 1, 2, 4 नहीं, परंतु सब में। मुझे याद आता कि एक बारी हम लोग बाई कार, उन दिनों में कार में ही ज़्यादा जाना होता था, फ्लाइट में इतना नहीं। कार से हम एडिनबर्ग गए थे। वो था उन दिनों में 8 घंटे की जर्नी। और मौसम जैसे आजकल तो यहाँ मानसून है, परंतु वहाँ पर तो सारा वर्ष कोई भी टाइम बारिश आती ही रहती, खास स्कॉटलैंड की तरफ। तो हम जब तक वहाँ पहुँचे करीब 5:30 बजे का टाइम हो चुका था और दादी की अपॉइंटमेंट थी। उन दिनों में एक नई चीज़ निकली थी जो वो एनर्जी को फोटोग्राफ कर सकते थे। तो एक ग्रुप आया हुआ था एडिनबर्ग सेंट्रल पर और वो अपनी तैयारी करके रखा था कि दादी आएंगी, थोड़ा फ्रेश होकर के फिर हमसे मिलेंगे और हम दादी का फोटोग्राफ निकालेंगे, चेहरे का नहीं, उंगली का फोटो का। तो उसमें उन्होंने देखा कि दादी को खांसी हो रही है और शायद ठंडी का भी थोड़ा असर था, परंतु दादी कहे कि नहीं, मैं आज ही करेंगी। वो कहे नेक्स्ट डे कर सकते, दादी कहे आज ही कर लो। तो फिर वो दादी उनसे बैठी, तो उन्होंने जिस समय दादी के थंब का फोटो निकाला तो उसमें फोटो में तुरंत ही वो नज़र आ रहा था, हम सब तरफ से इक्वल हिसाब से एनर्जी के लाइंस नज़र आ रहे थे। उसको कर्लियन फोटोग्राफी कहते हैं। तो जब उन्होंने देखा तो कहा कि दादी आप किस प्रकार का मेडिटेशन करते हो, किस प्रकार का आपका योग है? क्योंकि एक तो आपका हम समझ सकते कुछ थकान होगी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आपको खांसी भी हो रही है। और नॉर्मल व्यक्ति के लिए जब हम वो फ़ोटो लेते हैं तो कहाँ न कहाँ उसमें कुछ डेंट होता, मीन्स फुल उसका सर्कल नहीं आता, कहाँ न कहाँ थोड़ा अंदर चले जाता है, फिर बाहर आता है, फिर थोड़ा ऊपर होता है, नीचे होता है, इस तरह से होता है। तो आपका जो हम फोटो देख रहे हैं बिल्कुल फुल आ रहा है। तो आपने क्या किया? तो दादी ने बताया कि हमारा मेडिटेशन ही है शरीर से डिटैच होकर के परमात्मा से संबंध रखने का। तो वो फिर उन बातों में लक्ष्य ही था कि वो आए हैं कि वो कुछ ज्ञान सुने, कुछ योग सीखे। तो वो बहुत नेचुरल रीति से फिर वो डिस्कशन चालू हो गई। तो कहने का भाव कि जो अपनी एनर्जी है एक छोटी सी उंगली से भी
वो देख सकते हैं लोग कि एनर्जी किस प्रकार से है। एनर्जी का मालूम पड़ता, कोई उसको वाइब्रेशन कहेंगे, कोई फिर उसका फोटो निकाल सकते हैं एनर्जी का। तो यदि हम अपनी संपन्नता चाहते हैं, बिल्कुल फुल स्केल टोटल सर्कल हो, आधा नहीं, कहाँ कुछ गैप हो, कहाँ पर कुछ मिसिंग हो, नहीं, परंतु फुलनेस हो। तो वो फुलनेस का आधार है बाबा के साथ संबंध। और मैं समझती कुछ यहाँ बैठी हैं, स्पेशली फ्रंट लाइन में, जिन्होंने साकार बाबा की मुलाकात भी की है, अनुभव भी किया है, परंतु मैं समझती बहुत करके तो बाकी औरों ने तो, बाकी सभी ने दादियों का तो अनुभव किया ही है। कोई ऐसे यहाँ नहीं बैठा होगा जिन्होंने दादियों की पालना न ली हो, चाहे एक दादी हो चाहे दो दादी हो, परंतु कुछ तो ज़रूर पालना ली ही है। तो उनका भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने है। ये दादी का तो एक और प्रैक्टिकल फिजिकल रूप से उन्होंने बताया, परंतु हम ये देखते थे कि दादियों ने अपनी संपन्नता किस आधार पर प्राप्त की। उनका अटेंशन रहता था अपने संकल्प पर, अपना जो पुरुषार्थ है हर बात में सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो बाबा के अव्यक्त होने पर जो भी अव्यक्त मुरलियाँ चली है, उसमें बाबा विशेष हमारा ध्यान संकल्प पर खींचवाते हैं। नेगेटिव संकल्प तो छोटे, परंतु कहाँ तक हमारे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि उससे भी लीकेज होती। जब कारोबार में होते हैं, और हर कारोबार में बुद्धि का ध्यान तो जाता ही है और ज़रूरी भी है। बाबा के कार्य में कुछ नीचे ऊपर न हो, तो हम उसमें एक्यूरेट अपनी बुद्धि का योग लगा करके हाँ बाबा की याद से शुरू करते हैं और कर्म कार्य के बाद फिर से याद करते। परंतु जिस समय कारोबार चल रही है, उस समय तो बुद्धि में पूरा अटेंशन उसी कार्य पर होता है। परंतु जब ड्रामा अनुसार आप लोगों ने अपने को उससे निवृत्त किया है थोड़े समय के लिए, तो ये है चांस देखने का कि हमारी बुद्धि कहाँ जा रही है और हमारे मन में किस प्रकार के संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। क्योंकि जबकि हमें बाबा समान बनना है, तो बाबा के तो हर संकल्प में विश्व कल्याण का ही ख्याल रहता था और कुछ भी बात बाबा को नजर नहीं आती थी। कोई व्यक्ति भी सामने है, बाबा उस दृष्टि से देखते थे कि ये किस तरह की शिव बाबा के बच्चे कैसे बाबा के समीप आए और वो भी विश्व कल्याण के कार्य में अपना उंगली दे सके।